70 साल के व्यक्ति भी युवा हो सकते हैं, बशर्ते कि उनमें बदलाव की वो चाहत है, उनके पास वो बदलाव करने का सामर्थ्य है। तो 23 साल के भगत सिंह भी युवा हो सकते हैं और 70 साल के महात्मा गांधी भी युवा हो सकते हैं और सुभाष चंद्र बोस भी युवा हो सकते हैं। देखिए, यूथ और युवा होना कोई होली काव नहीं है जी कि आप युवा हैं तो सर्वश्रेष्ठ हैं। जी हमारी पार्टी ने कभी ये नहीं कहा है कि हम युवा हैं इसलिए बेस्ट हैं। भारत में जो एक अध्यात्म के क्षेत्र में भी जो एक मठाधीशों की परंपरा शुरू हुई, उसको भी ठीक किया जाना आवश्यक है। कोई डर नहीं लगता है। डर किस बात का? डर तो मैंने अपने व्यक्तिगत रूप से मैं कहूं तो मैंने आपको कहा कि मैं बहुत ही आध्यात्मिक किस्म का व्यक्ति हूं, तो मुझे भगवान से भी डर नहीं लगता है। कि प्रशांत किशोर कहीं न कहीं पर्दे के पीछे आपको सपोर्ट करते हैं जी। जो उनका जो एक्सपर्टीज रहा है बिहार के चुनाव को लेकर, पिछला जो चुनाव हुआ बिहार में 15 का, उसमें उनकी यहाँ भूमिका हुई, तो पर्दे के पीछे वो अनुपम कुमार सुमन और पुष्पम प्रिया चौधरी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात कहाँ तक सही है और इसमें क्या सच्चाई है? चलिए सीधे रूप से मैं इसका जवाब दे दूं कि ये बात पूर्णतया गलत है, लेकिन प्लूरल्स पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है और हमारा भी उनके साथ कोई संपर्क अभी तक स्थापित नहीं। नमस्कार, खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, 1.5 साल का राजनीतिक सफर करीब करीब पूरा हो चुका है। पुष्पम प्रिया चौधरी और उनकी पार्टी प्लूरल्स बिहार में एक बेहतर बिहार बनाने के लिए ये सफर शुरू हुआ था, लेकिन लोगों के मन में आज भी तरह तरह की बातें हैं। क्या ये पार्टी सही मायनों में बिहार को एक बेहतर बिहार बना सकती है? ये पार्टी कर क्या रही है, किससे मिलती है, क्या करती है, कैसे आम लोगों से कनेक्ट होती है? इस तरह की विचार आम लोगों में, खासकर मैं सोशल मीडिया, पढ़े लिखे लोगों, युवा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं कि आम लोगों में आज के तारीख में भी एक जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी प्लूरल्स की, वो अभी तक कहीं ना कहीं उसमें कमी नजर आती है। तो आखिर ऐसा क्यों है और एक बेहतर बिहार पुष्पम प्रिया की पार्टी कैसे बनाएगी? और इसमें जो हमारे आज के खास मेहमान हैं अनुपम कुमार सुमन जी, जो पार्टी के महासचिव हैं, उनका क्या रोल है? इन सारे सवालों पर हम लोग बात करेंगे अपने खास मेहमान अनुपम कुमार सुमन जी से। जी, बहुत स्वागत है सर। जी, धन्यवाद। पहले हम मूल सवालों से हटके आपके बारे में जो आम लोग जानना चाहते हैं, इस पर हम सवाल करना चाहते हैं। बताया जाता है कि राजनीति आपका पहला प्यार नहीं है, आपको लाया गया राजनीति में। जी, इसमें कितनी सच्चाई है, ये क्या बात है इसमें? जी बिल्कुल सच्चाई है, बहुत दुरुस्त कह रहे हैं। मेरी मूल जो रुचि है वो आध्यात्मिकता के क्षेत्र में है और पढ़ाई लिखाई मेरा पैशन रहा है बचपन से। और मैंने अपने सिविल सर्विस की नौकरी भी इसलिए छोड़ी क्योंकि मैं आध्यात्मिकता के क्षेत्र में अच्छा करना चाहता हूं। और आपको शायद जानकारी भी हो, अगर आपने मुझ पर रिसर्च किया हो, कि अभी भी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स यूनाइटेड किंगडम से जुड़ा हुआ हूं और वहाँ एक कल्चरल एस्ट्रोनॉमी का कोर्स है जिसमें मैं अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ और उनके लिए रिसर्च का कार्य कर रहा हूँ। तो मेरी मूल जो रुचि है वो आध्यात्मिकता के क्षेत्र में है, लेकिन जो प्लूरल्स पार्टी की प्रेसिडेंट हैं वो हमारी क्लासमेट भी रही हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, जब मैं वहाँ सोशल पॉलिसी की पढ़ाई कर रहा था। तो उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी फ्लोट की है, उन्होंने मुझे इसके लिए आमंत्रित किया और वो चाहती थी कि मैं प्लूरल्स पार्टी में उनके संगठन का कार्य संभालूं, जो मेरा प्रशासनिक अनुभव रहा है उसको देखते हुए। तो मेरे लिए एक ड्यूटी जैसी चीज़ है और इसलिए मैं उनकी सहायता के लिए इस पार्टी में मैं आया हूँ। एक दूसरी बात कही जाती है कि आप हाथों की लकीर भी देखते हैं। तो क्या आपने जो ये आने का फैसला किया, कहीं न कहीं से कुछ लकीरें जरूर आप देखी होंगी बिहार की बेहतरी के लिए, प्लूरल्स पार्टी के लिए, और क्या मतलब भविष्य क्या दिखता है आपको उन लकीरों में? जो साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी है वो मेरा रिसर्च एरिया रहा है, पैशन रहा है और उसमें जैसा मैंने बताया यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स के कई सारे एस्ट्रोलॉजी के प्रोजेक्ट्स पे मैं काम कर रहा हूँ और पिछले 20 साल से मैं इस अध्ययन के क्षेत्र में हूँ और काफ़ी गहन शोध के कार्य में व्यस्त हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि इसी कारण से आध्यात्मिकता मेरी पहली रुचि है। एज ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो सामान्यतः मैं अपने कार्य में उस ज्ञान को उपयोग नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती है
मेरा यह यकीन है, मेरा यह विश्वास है कि जो यह प्लुरल्स का अभियान है वो बिहार में निश्चित रूप से सफल होगा और बिहार को एक नई दिशा दिखाने में उसकी एक अहम भूमिका होगी। बेहतर विकास की संभावनाएं बन रही है। बिल्कुल बन रही है, बिल्कुल बन रही है। बिहार और बिहार के लोगों के विकास की असीम संभावनाएं हैं, वैज्ञानिक रूप से भी हैं और आध्यात्मिक रूप से भी हैं। अब हम लोग सियासी चर्चा पर आते हैं कि बताया जाता है कि प्लुरल्स पार्टी 2020 की, ये आम फीडबैक जो हम आपसे उसकी सफाई चाहते हैं कि प्लुरल्स पार्टी जो है वो 2020 की लड़ाई नहीं लड़ रही है, वो 24 और 25 की तैयारी कर रही है। जी, इसमें क्या बात है? ऐसी बातें क्यों होती? बिल्कुल गलतफहमी है। पार्टी की अपनी एक रणनीति थी जी, और पार्टी को यह पता था कि बिहार में जो राजनीतिक एक जकड़न है, जी। उस जकड़न को पारंपरिक लड़ाई में जीतना थोड़ा मुश्किल है, जो एक नैरेटिव यहाँ बना दिया गया है और बहुत सारे छल प्रपंच और पैसे और ब्लैकमेलिंग का एक अड्डा बना दिया गया है राजनीति को। तो प्लुरल्स पार्टी का अपना एक स्पष्ट एजेंडा था, स्पष्ट रणनीति थी कि इसको शॉर्ट स्पैन के लड़ाई में ही इसको जीता जा सकता है। इसलिए बहुत ही सुनियोजित तरीके से इसका लॉन्च भी किया गया, घोषणा भी किया गया और यह था कि 2020 की ही लड़ाई लड़नी है, लेकिन कम समय में लड़नी है। और उस कम समय में ही पार्टी ने अपनी शानदार तैयारी की है और बाकी आपको जैसा कि पता है कि सब कुछ आंकड़ों का गणित है और उसके लिए बूथ स्तर तक जो तैयारी होनी चाहिए उसमें पार्टी उस प्रोसेस में लगी हुई है और काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रही है। और इस बात को मैं फिर से ऑन रिकॉर्ड स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि लड़ाई 2020 की ही है, क्योंकि ये वाली गाड़ी अगर छूट गई 2020 की तो फिर 2030 तक जो बिहार को नंबर 1 या दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जगहों में बनाने का एक सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा, कम से कम इन लोगों से तो नहीं ही होगा। अनुपम जी, आप भी बराबर कहते हैं कि कैडर और कम्युनिकेशन पर काम चल रहा है। जी, तो ठीक है, आप बूथ स्तर पर ने अपना कैडर आपने तैयार कर लिया, कम्युनिकेशन गांव कुछ गांव में गए हैं आप लोग, लेकिन जैसे हम लोग पब्लिक ओपिनियन करते हैं भाई किसकी सरकार बनने वाली है, जी। कोई फला पार्टी का नाम लेते हैं, कोई फला पार्टी का नाम लेते हैं, प्लुरल्स का नाम अभी उस तरह से नहीं आ रहा जी। है जनता के जुबान जी। पे। तो ये क्यों नहीं चढ़ पा रहा है? आप लोग प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं हो पा रहे हैं, आपकी पार्टी की पॉलिसी आप लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, आम लोग प्लुरल्स का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? इसमें सबसे पहले आम व्यक्ति को डिफाइन करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हम लोगों को भी ये सूचनाएं मिलती रहती है कि कोई एक लोकल चैनल वाले सड़क पे निकल गए लोगों से पूछने के लिए कि आप प्लुरल्स को कितना जानते हैं या पुष्पम प्रिया चौधरी को कितना जानते हैं। ये कोई सैंपल साइज नहीं। और हमने कहा कि हम नई पार्टी हैं तो लोगों को हमें जानने में भी समय लगेगा, लेकिन यही रणनीति भी है। लोग अगर हमें जान गए तो इस बात की अधिकतम संभावना है, 70-80%, 90% संभावना है कि वो इस नई पार्टी को ही वोट करेंगे। मैं आपको जानने वाला एक काउंटर फैक्चुअल देता हूं। जैसे जो सत्ताधारी पार्टी है या जो विपक्षी पार्टी है, उनको और उनके नेता को तो पूरा बिहार जानता है। जी। तो क्या वो चुनाव जीत रहे हैं? क्या वो कह सकते हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे? जानना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि एक बार अगर किसी को जान लेते हैं तो आप उसके पक्ष में कितने खड़े हैं। और एक नई पार्टी और एक क्रेडिबल पार्टी और एक पढ़ी लिखी और कमिटमेंट वाली पार्टी के रूप में प्लुरल्स को जैसे जैसे लोग जानते जा रहे हैं, आप यह मान करके चलिए कि वह वोट के रूप में तब्दील होता जा रहा है। नहीं, आप खुद कह रहे हैं कि समय बहुत कम है आपके पास और काम बहुत ज़्यादा है। जी। तो ये जो कम्युनिकेशन वाले जो स्पीड है उसको आप लोग किस तरह से, उसकी कोई स्ट्रेटजी है आपके पास कि कम से कम समय में, मतलब बहुत समय, 60 दिन का समय बचा है आपके पास, जैसे आप काउंटिंग भी करते हैं 90 दिन, 75 दिन, 60 दिन, अब तो 60 दिन का समय है। तो इन 60 दिनों में 2 महीने में क्या ये सब कमियां पूरी कर लेगी प्लुरल्स? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मैंने जैसा कहा कि बूथ स्तर तक का एक कैडर स्ट्रक्चर है। जिला प्रभारी हैं, ब्लॉक प्रभारी हैं, ब्लॉक के अंतर्गत पंचायत प्रभारी हैं, बूथ प्रभारी हैं और प्रत्येक बूथ पर प्लुरल्स का अपना एक अभियान है 8 पहर का, जिसको 8 पहर कैंपेन का नाम दिया गया है। प्रत्येक बूथ पे 8 युवा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करनी है। वो जो युवा कार्यकर्ता है वो उसी बूथ क्षेत्र में जो 800 या 1000 वोटर हैं, मतदाता हैं, उनके बीच में ही कार्य कर रहे हैं और वहाँ पर हम असली कम्युनिकेशन चाहते हैं। जैसा कि आपको खुद ही जानकारी है कि यहाँ की 89% पॉपुलेशन जो है, 90% जनसंख्या जो है वो गाँव में ही रहती है। तो वहाँ पर असली कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है।
हम लोग गांव के दूर दराज इलाके में गए हैं जहां आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं पहुंचता है। ठीक है, कुछ स्मार्टफोन के माध्यम से अब युवा जागरूक हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो चैनलों पर जो बहस हो रहा है या अखबारों में जो बहस हो रहा है, उसका रीच या उससे प्रभावित होने वाले लोग जमीनी स्तर पर बहुत कम है। विशेष करके जो आधी आबादी है वो तो बिल्कुल अछूती है उससे। लेकिन जब हमारा कैंपेन जमीनी स्तर पर चल रहा है तो उसका बहुत अच्छा परिणाम आ रहा है और वो कैडर के रूप में तब्दील भी होता जा रहा है। और 2 महीने अभी हमारे पास हैं और बहुत हैं। इस महीने के अंत तक हमारे सारे बूथ के कार्यकर्ता तैनात हो जाएंगे। कहा जाता है कि 2020 का चुनाव है उसको यूथ तय करने वाले हैं जी, उसी के हाथ में सत्ता की चाबी है, वो जिसको सौंपेंगे उसी के हाथ में सत्ता मिलेगी। आप भी यूथ की बात करते हैं, जी। तेजस्वी यादव भी यूथ की बात कर रहे हैं, जी। जनता दल यूनाइटेड के भी लोग यूथ की बात कर रहे हैं, तो फिर यूथ आपके ही पास क्यों आएगा? अच्छा प्रश्न है आपका। इस प्रश्न का मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब भी दिया था जो प्रसारित ही नहीं हुआ, जिसको सेंसर कर दिया गया। देखिए, यूथ और युवा होना कोई होली काव नहीं है जी कि आप युवा हैं तो सर्वश्रेष्ठ हैं। जी हमारी पार्टी ने कभी ये नहीं कहा है कि हम युवा हैं इसलिए बेस्ट हैं। युवा कौन है? युवा वह है जो सही में बदलाव चाहता है, जिसमें बदलाव की क्षमता भी है और जिसमें एक युवापन है। वो कहां से आता है? वो आपकी पढ़ाई लिखाई से आता है, आपकी समझ से आता है, आपके एक्सपोजर से आता है। उसमें उम्र सिर्फ एक बंधन नहीं है। आप भी युवा हैं, मैं भी युवा हूं, आपके जो सामने फोटो जर्नलिस्ट हैं वो भी युवा हो सकते हैं, 70 साल के व्यक्ति भी युवा हो सकते हैं, बशर्ते कि उनमें बदलाव की वो चाहत है, उनके पास वो बदलाव करने का सामर्थ्य है। तो 23 साल के भगत सिंह भी युवा हो सकते हैं और 70 साल के महात्मा गांधी भी युवा हो सकते हैं और सुभाष चंद्र बोस भी युवा हो सकते हैं। सवाल यह है कि आप में वो यौवन है कि नहीं है, जिससे कि आप समाज में वो बदलाव ला सके। दुर्भाग्यवश जिन युवाओं का आप नाम ले रहे हैं उसमें हमें या समाज को भी वो यौवन नहीं दिखता है, वो बदलाव की चाहत नहीं दिखती है। वो वही एक डायनेस्टी कल्चर से आए हैं जिसमें कि वो वही वृद्ध सोच लेकर के समाज में आ रहे हैं। वो युवाओं को एक ऐसा एक विकल्प नहीं दे पा रहे हैं जो बिहार के युवाओं को आज चाहिए। देखिए अनुपम जी, आप भी और मैडम भी कई बार ये साफ कर चुकी हैं कि जो मौजूदा दल हैं बिहार के, उनसे आपका कोई अलायंस नहीं होगा। आप 243 सीटों पर लड़ेंगे, कोई अलायंस एग्जिस्टिंग पार्टी से नहीं होगा। तो क्या पीपल्स पार्टी अपने अकेले दम पर गठबंधन की राजनीति, लोग कहते हैं कि अब गठबंधन का जमाना है, बिना गठबंधन के सत्ता नहीं हासिल हो सकती है। नरेंद्र मोदी से लेके नीतीश कुमार तक सब लोग गठबंधन करते हैं, तो आप एक अलग रास्ते पे चल रहे हैं कि हमको किसी से गठबंधन नहीं करना है, हम अकेले अपने रास्ते पर लड़ेंगे, अपना मुकाम हासिल करेंगे। तो क्या ये दावा कोई बढ़ा चढ़ा कर नहीं लगता है आपको? इसके 2 जवाब होंगे। आपने 2 प्रश्न पूछे हैं, एक राजनीतिक जवाब भी होगा और एक वैचारिक जवाब भी होगा। राजनीतिक जवाब मुझे लगता है कि इसमें मैं आपको थोड़ा सही करना चाहूँगा कि यह एक मिथक है कि गठबंधन की ही राजनीति होगी। 90s में यह एक दौर चला जब यह कहा गया कि गठबंधन ही अब भारतीय राजनीति का सत्य है, जिसको विगत कुछ चुनावों में देश की एक नेशनल पार्टी ने गलत साबित कर दिया है। स्टेट चुनाव में भी, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी उसको गलत साबित किया गया, राष्ट्रीय चुनाव में भी गलत साबित किया गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मिथक यह भी था कि किसी पार्टी को अपने दम पर बहुमत प्राप्त नहीं हो सकता है, उसको भी गलत साबित किया गया। देखिए, अकेले दम पर सरकार बनाने के लिए 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। आइडियोलॉजी, कुछ भी आइडियोलॉजी हो, दक्षिणपंथी हो, वामपंथी हो, लिबरल हो, सेंटर लेफ्ट हो, राइट सेंटर हो, कुछ भी हो, एक स्ट्रांग आपकी आइडियोलॉजी होनी चाहिए, विचारधारा होनी चाहिए और आपके पास एक स्ट्रांग कैडर होना चाहिए। 90s के दशक में किसी भी पार्टी के पास वह सुविधा नहीं थी, उसका अभाव था। एक आप देखेंगे कि नेशनल पार्टी है, उसने कैडर के फ्रंट पे भी अच्छा काम किया है और विचारधारा तो उनके साथ है ही, जो भी विचारधारा है, तो उनको सफलता मिली। तो ये भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा मिथक है कि गठबंधन ही सत्य है। जिसके पास भी यह 2 चीज होगी वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और 2 चीज अगर नहीं होगी तो उनको गठबंधन करना पड़ेगा, एक विचार वाली पार्टी और एक कैडर वाली पार्टी को। तो वो प्लुरल्स का ऐसा मानना है कि हमारे पास दोनों चीज है। हमारे पास एक स्ट्रांग विचारधारा है और वो विचारधारा हमें इस बात का परमिशन नहीं देता है, इस बात की अनुमति नहीं देता है कि हम किसी दूसरे विचार वाली पार्टी के साथ गठबंधन करें। और कैडर के मामले में हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम हर बूथ स्तर पर अपना कैडर बना लेंगे और हम चुनाव जीतेंगे।
अब बहुत लोग बोलते हैं कि भाई चुनाव नहीं जीतेंगे तो क्या करेंगे, तो हमारा जवाब ये, चुनाव नहीं जीतेंगे तो उसके बाद उस पर विचार करने के लिए वर्षों का समय रहेगा। जी। लेकिन हम चुनाव जीत रहे हैं, हम नहीं मानते कि हम नहीं जीत रहे हैं। एक बात और लोगों के मन में, दिल में है, कंफ्यूजन की स्थिति है कि प्रशांत किशोर कहीं न कहीं पर्दे के पीछे आपको सपोर्ट करते हैं। जी जो उनका जो एक्सपर्टीज रहा है बिहार के चुनाव को लेकर, पिछला जो चुनाव हुआ बिहार में 15 का, जी। उसमें उनकी यहाँ भूमिका हुई, तो पर्दे के पीछे वो अनुपम कुमार सुमन और पुष्पम प्रिया चौधरी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात कहाँ तक सही है और इसमें क्या सच्चाई है? चलिए सीधे रूप से मैं इसका जवाब दे दूं कि ये बात पूर्णतः गलत है। कभी किसी दौर में आपके साथ हुआ है? पूर्णतः असत्य है, नहीं, कभी 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 नहीं। और इस पर दो बातें फिर मैं कहना चाहूँगा। एक तो इसका भी मैडम प्रेसिडेंट ने एक इंटरव्यू में जवाब भी दिया था कि एक तो क्या है कि वो कहीं न कहीं एक समाज की या कुछ तथाकथित राजनीतिक पंडितों की अपनी एक सेक्सिस्ट माइंडसेट भी है जी। कि अगर जैसे ही कोई वुमेन लीडर आती हैं तो लगता है कि इनके पीछे कोई न कोई होगा, कोई पुरुष होगा। एक वो बात है। दूसरा कि एक बहुत ही अनएकेडमिक पहलू भी उसका है कि इस देश में एक गजब स्थिति है, जो स्पेशलाइजेशन है, विशेषज्ञता को बहुत बुरी तरीके से नकार दिया गया है कि आजकल आप देखेंगे कि स्वयंभू रणनीतिकार हर जगह आ गए हैं। हाँ, हमें ही जब से प्लूरल्स पार्टी लॉन्च हुई है हजारों मेल प्राप्त हो चुके होंगे कि हम आपकी पार्टी के लिए कंसल्टेंसी का काम करना चाहते हैं या हम इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट हैं। बहुत सारे लोगों ने तो अपने फेसबुक प्रोफाइल में लिख लिया है कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या स्ट्रेटजिस्ट हैं। पश्चिम से जहां से यह पूरा इलेक्शनिंग का पूरा मॉडल आया है वहां ऐसा नहीं होता है। अगर आप यूएस प्रेसिडेंट के कैंपेन मैनेजर को देखेंगे या ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के या फ्रांस के प्रेसिडेंट के अगर कैंपेन मैनेजर को देखें, सबके पास एक क्वालिफिकेशन होती है, एक डिग्री होती है। आपने हार्वर्ड या एलएसी से या ऑक्सफोर्ड से कहीं ना कहीं आपने पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है, उससे रिलेटेड डिसिप्लिन की पढ़ाई की हुई, तभी आपको एक स्ट्रेटजिस्ट का दर्जा मिलता है। जो पढ़ाई हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट ने की है, अगर आज वो यहाँ राजनीति नहीं कर रही होती तो किसी राजनीतिक की पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हो सकती थी। तो यह बड़ी अजीब स्थिति है कि लोग एक सेलिब्रिटी बनाते हैं और विद ड्यू रिगार्ड्स उन्होंने काफ़ी अचीव किया है, मैं उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहता हूं, भले उनके पास वो रिक्विजिट एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो या न हो, बट उन्होंने जैसा दावा भी किया है और उन्होंने अच्छे परिणाम भी प्राप्त किए। लेकिन प्लूरल्स पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है और हमारा भी उनके साथ कोई संपर्क अभी तक स्थापित नहीं। अनुपम जी, आपके एक बयान को लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ था। आपने एक बात कहा था कि जो पद है, जो पद पर लोग जाते हैं, वो पद का जब तक मिसयूज नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। शायद आपने कहा था ये बात। ये किस कंटेक्स्ट में ये बात कही गई थी? क्या एक बड़े पद पर पहुंचना कोई गुनाह है क्या? नहीं, कोई पद पर पहुंचना गुनाह नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, हमारे प्रेसिडेंट ने भी चीज कहा कि पावर का कॉन्सेप्ट है कि पावर क्या है। जो बिहार के लोगों को आपने सुना होगा कि पावर चाहिए, पावर क्या है? वो पावर का मिसयूज नहीं है। यहाँ क्या पावर का मतलब है कि अगर आप एक भारतीय प्रशासनिक सेवा में, किसी राज्य प्रशासनिक सेवा में किसी भी पद पे आप चले गए, अरे आप कुछ भी छोटे से जो हायरार्की में नीचे के पद हैं उस पर भी चले गए आप, तो आपके लिए पावर का मतलब है कि एक कोठी मिल गई, एक बंगला मिल गया। पहले बत्ती वाली गाड़ी मिलती थी, अभी भी उसका कुछ ना कुछ विकल्प लोगों ने निकाल ही लिया, बड़े बड़े बोर्ड लगा लेते हैं, तो वो गाड़ी लेकर निकल गए। लोग उसको पावर समझते हैं और लोगों को भी जमीन पर यह समझा दिया गया है कि यही पावर है, यही सत्ता है, यही सत्ता है। चाहे वो मुखिया के स्तर से मंत्री जी के स्तर तक ये समझा दिया गया यही पावर है, उसके पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड चल रहे हैं, तो यही पावर। उस संदर्भ में मैंने कहा कि पावर वह नहीं है, पावर वह नहीं हो, पावर का मिसयूज है। तो जिसको आप पावर समझ रहे हैं, जब तक आप उस पद पर पहुंच के उसका मिसयूज नहीं कीजिएगा तब तक आप इस कॉन्टेक्स्ट में पावरफुल नहीं है। वो पावर थोड़ी है, वो तो अगर आप सही मायने में मंत्री बन जाते हैं या मुख्यमंत्री बन जाते हैं और सही मायने में अगर आप प्रतिबद्ध हैं या समाज के प्रति कमिटेड हैं, तब तो वो एक जी का जंजाल है जी। तब तो आपके रातों की नींद उड़ जानी चाहिए। अभी जो बिहार की स्थिति है, किसी भी विभाग के मंत्री हो या माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पद है, आज तो अगर आप सही मायने में बिहार को देश के दूसरे राज्यों के बराबर रखने का अगर सपना देखते हैं तो आप सो नहीं सकते जी, आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि ये एक बिल्कुल ऐसा असंभव जैसा टारगेट है कि
आप काम करते करते थक जाएंगे लेकिन काम पूरा नहीं होगा। तो वहाँ पर पावर यूज करने का तो मुझे कोई मीनिंग समझ में नहीं आता। अनुपम जी, एक बड़ी लड़ाई आप लड़ने जा रहे हैं, एक जी। ऐसी सत्ता से लड़ने जा रहे हैं जिसको आपने छोड़ दिया किसी अन्य कारणों से, वो अभी साक्षात्कार का विषय नहीं है। जी। तो कहीं ना कहीं से पीपल्स पार्टी को, अनुपम सुमन को एक डर लगता है कि उस सत्ता से टकराने से उनका नुकसान भी हो सकता है। नहीं, कोई डर नहीं लगता है। डर किस बात का? डर तो मैंने अपने व्यक्तिगत रूप से मैं कहूँ तो मैंने आपको कहा कि मैं बहुत ही आध्यात्मिक किस्म का व्यक्ति हूँ। तो मुझे भगवान से भी डर नहीं लगता है। मैं भगवान को भी अपना मित्र मान करके ही चलता हूँ और हर दिन मैं पूजा पाठ करता हूँ 2-3-4 घंटे। तो उस समय भी मुझे कभी यह नहीं लगा कि मैं उनसे डर रहा हूँ। तो व्यक्ति से डरने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर आप बहुत, और भारतीय परंपरा में तो अध्यात्म घुला मिला हुआ है, क्यों डरना है? किससे डर रहे हैं? एक ही जीवन है। जी जी जी। एक ही जीवन है और किसी से डर का कोई प्रश्न नहीं है, और डराने वाले लोग भी नहीं है। उतनी क्षमता नहीं है सामने कि वो डरा सके। भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से इतना मानसिक बल मिला है जी जी। कि वो किसी भी चीज़ से टकरा सकते हैं। अपने लक्ष्य से भी डर नहीं है। एक लक्ष्य है, एक प्रोसेस है, उसके कुछ गणित हैं और लोगों के सामने जा रहे हैं, उनके सामने एक अच्छा विकल्प दे रहे हैं और इस बात का कोई भय नहीं है। एक दौर ऐसा आया था जब अनुपम सुमन को ऐसा लगा कि सब चीज छोड़ के अब तपस्या के लिए निकल जाया जी। जाए, 2-3 साल तपस्या, 4 साल किया जाए। जी। ये क्या चीज था, वो दौर क्या था? ये वही दौर है। देखिए, तपस्या का मेरा मतलब यह नहीं है कि एक खास किस्म का, एक खास रंग का कपड़ा पहन लेना है। जी जी। और मैं प्रायः कहता भी हूँ, हालांकि इस साक्षात्कार का वो विषय नहीं है, लेकिन बहुत विवादास्पद बात हो सकती है, लेकिन मेरे गुरु भी आदि शंकराचार्य हैं और मुझे लगता है कि ज्ञान मार्गी थे, बहुत बड़े ज्ञान मार्गी थे। और बड़ा एक अध्यात्म में बहुत बड़ा विरोधाभास भी है या डिबेट भी है कि उतने बड़े ज्ञान मार्गी होते हुए भी जबरदस्त भक्ति मार्गी भी थे। तो मुझे लगता है कि वो इस देश में आखिरी गुरु थे जो भारत के अध्यात्म को बहुत प्रखर रूप से सामने रखते थे। उसके बाद बहुत बड़े उपदेशक हुए, प्रीचर हुए। स्वामी विवेकानंद बहुत बड़े प्रीचर हुए, रामकृष्ण परमहंस जी बहुत बड़े प्रीचर हुए। बट जो रियल नॉलेज एंड रियल भक्ति वाली का जो सम्मिश्रण था वो आदि गुरु शंकराचार्य जी में था। और उसके बाद से भारत में जो एक अध्यात्म के क्षेत्र में भी जो एक मठाधीशों की परंपरा शुरू हुई, उसको भी ठीक किया जाना आवश्यक है। और उसके लिए जो युवा लोग हैं, जो युवा जिनकी अध्यात्म में रुचि है, उसको वैज्ञानिक बनाने की आवश्यकता है। आज मैं पश्चिम के देशों के साथ अध्यात्म के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। वो भी चाहते हैं कि भारत के ज्ञान से लाभ ले, लेकिन भारत के ज्ञान में बहुत वो पुराना एक इतिहास की किताबों में हम लोग पढ़ते भी थे, अल्बेरूनी ने कहा था कि गोबर और मोती का मिश्रण है। तो वो वाली बात है कि एकेडमिक रिसर्च बहुत कम हो रहे हैं अध्यात्म के क्षेत्र में भी, धर्म के क्षेत्र में भी, और उसको एक अंधविश्वास के जाल में जकड़ दिया गया है, जबकि सब कुछ बहुत साइंटिफिक है। उसको सामने लाने की जरूरत है, उस पर सेकेंडरी रिसर्च किए जाने की आवश्यकता है, जो कि मैं अपने स्तर से कर भी रहा हूँ और जिसके लिए मेरा विश्वविद्यालय मुझे सपोर्ट भी कर रहा है, क्योंकि वो ईस्ट और वेस्ट वाला एक सम्मिश्रण करना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था कि जब मैंने कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ या स्वभाव से मैं अपने आप को सन्यासी मानता हूँ, तो मैं एक खास किस्म का कपड़ा पहनकर कुछ कमंडल लेकर मैं जंगल चला जाऊँगा, ऐसा नहीं है। मैं यहीं रहूँगा, यहीं हूँ, एक व्यक्ति के रूप में हूँ। और मेरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बहुत सारे भारत में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, भारत के बाहर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो वो अभी भी चीज़ है, लेकिन जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, इट्स ए ड्यूटी। अगर आप कोई भी किसी भी चीज़, अगर आप एक सच्चे आध्यात्मिक हैं तो सबसे पहली जो चीज़ होगी वो तो आपका धर्म है और ड्यूटी जी। तो जो जॉब आपको मिला है उसको पूरी प्रतिबद्धता के साथ कीजिए, और वही मैं कर रहा हूँ। एक आखिरी सवाल अब इस साक्षात्कार का है कि क्या अनुपम कुमार सुमन को ये लगता है कि 2020 के चुनाव में पुष्पम प्रिया चौधरी जीतेंगी और बिहार की वो अगली मुख्यमंत्री बन रही है? बिल्कुल जीतेंगी, बिल्कुल जीतेंगी। मैं आपको पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, वो बिल्कुल चुनाव जीतेंगी, वो बिल्कुल बिहार की मुख्यमंत्री बनेंगी और वो बिल्कुल बिहार को बदलेंगी। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो उनमें वह क्षमता है और उनमें वह तेज है, उनमें वह प्रतिबद्धता है कि वो बिहार को बदल करके ही मानेंगी और अगले 10 साल में
बिहार को न सिर्फ देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगी, बल्कि वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जगहों में से एक बनाएंगी। यह निश्चित रूप से पुष्पम प्रिया चौधरी करेंगे। तो ये थे खास मुलाकात में हमारे साथ अनुपम कुमार सुमन जी, जिनका दावा है और भरोसा भी है कि पीपल्स पार्टी और पुष्पम प्रिया चौधरी 2020 के चुनाव में जीत कर आ रही है और एक बेहतर विकास का जो सपना उन्होंने देखा है, पीपल्स की टीम ने देखा है, उसको सही मायनों में जमीन पर वो उतारेंगे अपने 5 साल के कार्यकाल में। उनका ये भी कहना है कि समय भले हमारे पास कम है, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है और पूरे सीरियसनेस के साथ वो 2020 का चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का जैसा सपोर्ट उनको मिल रहा है, उनको पूरी उम्मीद है कि इस बार बिहार में पुष्पम प्रिया चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पर पदस्थापित होने जा रही है। तो आज के खास मुलाकात में बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर हम मिलेंगे अपने खास मेहमान से। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह। धन्यवाद, नमस्कार।